राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मशहूर अभिनेता राजेंद्र गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। हमको बताइए कि शायद आप तो पानीपत में पैदा हुए, किस तरह का परिवार आपका है? क्या आपके परिवार में पहले से कोई नाटक या संस्कृति के काम में रहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टिपिकल बिजनेस फैमिली, अग्रवाल लोग जिनका आर्ट से बज़ाहिर कोई लेना देना। व्यक्तिगत लेवल पर कोई आदमी रेडियो सुनता है या कुछ म्यूज़िक सुनता है, वो एक अलग बात है, इंडिविजुअल, बट अदरवाइज कभी कोई ऐसा नहीं रहा। लेकिन बचपन से ही कुछ आप स्कूल से पहले भी कुछ आपको रामलीला या इस तरह के कुछ नाटकों में दिलचस्पी पैदा हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मोहल्ले में जो भी गतिविधियाँ नाटक की होती थी, खासकर पूरा माहौल रामलीला के दिनों में काफ़ी, हर छोटी छोटी गली में, मोहल्ले में, कस्बों में नाटक वगैरह, तो बच्चे गली में ही अपना कुछ कुछ करते रहते थे, तो उसमें ज़रूर मैं भाग लेता था। उसके बाद याद आता है कि मैं प्राइमरी स्कूल के अंदर भी इस तरह की चीज़ों में अपने आप, मतलब बिना सोचे समझे, ऐसा लगता है उन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा लेता था। हाई स्कूल में भी फिर यही हुआ। एनुअल फंक्शंस में नाटक होते थे, उनमें मैंने भाग लेना शुरू किया। एक नाटक तो मुझे याद, शायद महाराणा प्रताप की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था, उसमें मैंने महाराणा प्रताप का रोल किया था। हमारे दोस्त एक थे, भामा शाह। इस तरह से फिर वो कॉलेज के अंदर जब मैं कुरुक्षेत्र में गया पढ़ने के लिए, वहाँ भी किसी और चीज़ में मन नहीं लगता था मेरा, नाटकों में ज़रूर मज़ा आता। पानीपत में तब कुछ नाटक का, ऐसा कुछ कोई नाटक आते हो बाहर से, या कुछ इस तरह के कॉन्टेम्प्रेरी प्लेस का कोई अनुभव शुरू में कभी रहा क्या? नहीं, कॉन्टेम्प्रेरी प्लेस तो नहीं कह सकते। मुझे लगता है जो नाटक मैं देखता था उन दिनों, रामलीला के दिनों में बहुत नाटक होते थे, उन नाटकों में ज़्यादातर सोशल नाटक होते थे, सामाजिक नाटक। और आज, उस समय तो इतनी समझ नहीं थी, आज उसको याद करता हूँ तो वो मतलब पारसी नाटकों से ज़्यादा प्रभावित होते थे। उसी तरह से ऑलमोस्ट आधा गाकर, चिल्लाकर, ज़ोर से बोलकर, इमोट करने की आदत। और उनमें मैं बहुत बढ़ चढ़ कर उनको देखने के लिए जाता था, घर वालों की बिना रजामंदी के, रो रो कर, ज़िद करके, चाहे वो कभी कभी रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक भी चलते थे, तो मैं उन्हें देखने ज़रूर जाया करता था। फिर आप जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सीखने के लिए आए, उससे पहले आपने क्या पढ़ाई पूरी कर ली थी, और कौन स्कूल में आने के लिए प्रेरक कौन बना कि आप स्कूल में जाकर नाटक सीख सकते हैं? तब तक आपने पढ़ाई क्या कर रखी थी? मैं तो पानीपत में मैंने मैट्रिक किया, नॉर्मल जैसे होता है, और ठीक ठाक जो थोड़े से बेटर स्टूडेंट्स होते हैं उनमें थे। मतलब फर्स्ट क्लास आना एक जाहिर सी, वैसे शायद सबकी आ जाती होगी। मगर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए हमारे कुछ दोस्त जा रहे थे, तो उसके लिए हम लोग कुरुक्षेत्र चले गए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। उस समय बल्कि शायद वो फुल फ्लेज नहीं थी, संस्कृत विद्यालय था मेन जो उस पर अट्रैक्शन थी, बट यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। वहाँ जाकर हमारे ज़माने में वो प्रेप हुआ करती थी। उसके बाद एक क्लैरिटी नहीं थी क्या करना है, तो हम तो उस दौर की पैदाइश हैं जहाँ मतलब खुद में तो इतनी समझ होती थी क्या करना है। माँ बाप ने जो कह दिया, माँ बाप भी बेचारे क्या करें, जो सुनते रहे वो आपको बोल देंगे ये कर लो। तो पता नहीं क्यों मैं केमिस्ट्री ऑनर्स में चला गया प्रेप के बाद, और उसी की मैंने पढ़ाई की। लेकिन मुझे याद है बिल्कुल, मुझे पढ़ाई में मज़ा नहीं आता था। ज़्यादातर क्लासेस में मैं सोता रहता था, समझ ही नहीं आती थी बातें। बट फिर भी चूँकि सब लोग कर रहे हैं और आपको भी करना है, तो आप भी करते रहे। सेकेंड ईयर तक तो बढ़िया रहा मतलब, लेकिन जब फाइनल 4th ईयर हमारा रहा, उसके अंदर कुछ मैं मेंटली, इमोशनली डिस्टर्ब्ड था और बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। हाँ, उन दिनों भी जो यूथ, एक हमारा यूथ फेस्टिवल डिपार्टमेंट एक होता है जो नाटकों के लिए, उसमें ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता था और खूब मज़ा आता था। उन्हीं लोगों के साथ मतलब रहता था मैं।
ये हुआ कि अल्टीमेटली एग्ज़ाम जब आए फाइनल, वो मैंने 2 या 3 पेपर दिए और उससे मैं काफ़ी निराश सा था खुद से ही, और मैंने वो कंप्लीट नहीं किया। एक 2-3 पेपर दिए, 2-3 पेपर नहीं दिए, भाग आया, छोड़ दिया मैं। तो ये एक तरह से भगौड़ा में तो था। हाँ। लेकिन उसी दौरान कुरुक्षेत्र में ही जो मेरे कुछ सीनियर थे, खासकर एक कमल भारद्वाज होते थे, प्रोफेसर थे, वो मेरे से सीनियर थे, वो एमए क्लास में होते थे, तो उनके साथ काफ़ी दोस्ती सी हो गई थी और उनको भी लगता था ये बहुत इस तरफ बढ़िया है इसका, तो वो मुझे इनकरेज भी करते थे। बच्चे को क्या चाहिए, इनकरेजमेंट चाहिए, हौसला अफजाई चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो खैर मैं छोड़ के चला आया, फिर भी उनसे मेरा संपर्क बना रहा, कुरुक्षेत्र छोड़ दिया। उन्होंने मुझे बताया मगर कि आपका अगर इच्छा है तो एक ड्रामा स्कूल है। मैंने कहा क्या? मुझे बड़ा अचंभा हुआ। हाँ, ऐसी चीज़ है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की चीज़ है, जहाँ ड्रामा पढ़ाया जाता है, एक्टिंग पढ़ाई जाती है, और पूरा इसको सब्जेक्ट के तौर पर आप वहाँ जा सकते हैं। बस जैसे इसका पता लगा, मैं तो एकदम आए, फिर उन्हीं के साथ मैं दिल्ली आया, पता किया, वहाँ से फॉर्म वॉर्म मंगाए और मैंने वो भर दिया। घर वाले सोचते होंगे शायद, ज़्यादा तो बात नहीं होती थी कि समझ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे खुद ही अकल आ जाएगी, इस तरह का ज़्यादातर रहता है कि बच्चा खुद ही समझ जाएगा, करने दे दो, बचपना है। मगर साहब मैं जैसे ही मुझे मौका मिला और इंटरव्यू वगैरह दिया और कॉल आ गई मुझे, तो मैंने कहा मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। काफ़ी सब लोग, मगर कोई क्या करे, बच्चा, सबके सब शायद माँ बाप ऐसे ही करते हैं। हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं था कि बहुत अथॉरिटेटिवली आपको कैटेगोरिकली नहीं ये नहीं करेंगे आप। मेरा कंपैरेटिवली बड़ा लिबरल सा हमारे माता पिताजी हमारे, तो हमें चले, जा भी तुमको जाना है तो जाओ। बस इस तरह से भाई साहब, बिना सोचे समझे, जैसे एक चीज़ का पता लगा और इम्पल्सिवली, रोमांटिकली मैंने उसको परसू किया, और आज तक मैं वही कर। आपने तो स्कूल से डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों में पढ़ाई की, हाँ जी, स्पेशलाइज वो किया। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैंने पहले 2 साल, मतलब हमारे ज़माने में पहला साल एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता था अलकाजी साहब के समय में, और फर्स्ट ईयर के बाद आपको स्पेशलाइजेशन में भेजा जाता था, और एक तरह से वो आपकी इच्छा भी पूछी जाती थी, और उससे ज़्यादा वो जो हमारे टीचर्स थे, अलकाजी साहब थे या दूसरे बाकी से, वो भी तय करते थे ऑब्जर्व करके कि ये किस स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा फिट है ये बच्चा। तो उन्होंने मुझे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड एक्टिंग में भेज दिया। एक्टिंग में मैंने सेकेंड ईयर किया, पास किया, कुछ ऐसा महसूस किया कि मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, जिस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ एज एन एक्टर, उस टेक्स्ट के थ्रू जो मुझे दी गई है या उस प्ले के अंदर, मैं पूरा कर नहीं पाता हूँ, और मेरे मुकाबले में दूसरे लोग ज़्यादा कर पाते हैं। तो शायद एक तरह का, आज पूरी तरह से मैं समझ पा रहा हूँ, एक झिझक, सेल्फ कॉन्शियस, अपने आप को तोड़ नहीं पाता था पूरा था। हमेशा मुझे ये रहता था कोई मुझे देख रहा है, उसको कैसा लग रहा है, वो उसको हंस रहा है मुझ पर, या जेन्युइन लग रहा है, तो मैं, वो जो चीज़ मुझे हमेशा एक पीछे खींचती सी रहती थी। पता नहीं सेकंड ईयर में कुछ दूसरी दिमागी मेरी उलझने रही होंगी, सब कारणों से फाइनली मैंने जब किया, पास भी कर दिया, तो मेरे को पास मार्क्स में भी मुझे याद है 1-2 जगह वो मुझे रेड एक लाइन अंडरलाइन कर देते थे अलकाजी साहब। तो कहा किसी ने मुझे नहीं, उन्होंने भी कभी नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर उस बात की एक कचोट मुझे तंग करती रही। तो छुट्टियां हुई, पास हो गए, थर्ड ईयर में प्रमोशन के लिए, प्रमोशन शब्द हमारे यहाँ चलता था, बॉय हैज बीन प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। मुझे लगा था शायद ये प्रमोशन मिल रही है ज़बरदस्ती की, एक खैरात है, बट ऐसा नहीं था, वो रियल इसी तरह की एक टर्मोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। मगर मैं, पता नहीं मुझे क्या हुआ, एक रोज़ मैं पहुंच गया, मैंने एप्लीकेशन लिखी, साहब मैं संतुष्ट नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने आप से, और मैं सेकेंड ईयर दोबारा करना चाहता हूँ, और मैं सेकेंड ईयर में अपना स्पेशलाइजेशन चेंज करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और शायद मुझ में अभी पूरी तरह से उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक्टर बन सकूं। अभी मैं उससे
बड़ा उनके लिए पहली बार ऐसा शायद इस तरह का कोई केस आया था। बोले ऐसे मैं तो इस पर तो बाकायदा हम लोग पूरी कमेटी में बैठकर बात करेंगे एंड विल लेट यू नो द डिसीजन। और हुआ ये कि वो जितने भी दिन लिए होंगे मुझे याद नहीं, मुझे बताया गया ठीक है अगर आपकी ऐसी ही मर्जी है तो हम आपको ये अलाउ करते हैं, लेकिन आप जानते हैं डायरेक्शन ज़्यादा मुश्किल है, उसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और देख लीजिए आप, मुश्किल काम है। मैंने कहा जो भी है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये नहीं। कुछ शायद ओवरऑल अभी बात करते करते आदमी लाउड थिंकिंग करता है, तो शायद ये भी था काफ़ी सारा हमारे यहाँ माहौल के अंदर बहुत सारा एक अंग्रेज़ी का इस्तेमाल बहुत होता था और शायद हम लोग तो टिपिकल हिंदी देसी जो टाट के स्कूलों में बैठकर वहाँ से पढ़े हुए थे। वो चीज़ें भी आपकी व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं, एक हिंदुस्तान को जो गुलाम आज भी है वो बेसिकली वो अंग्रेज़ी ने तो बनाई रखा है, अब काफ़ी टूट रहा है बट है अभी भी। उन चीज़ों से भी हम आप जो सेकेंडरी लोग होते हैं शायद वो भी कहीं ना कहीं था कि जो एक्चुअल काम है या एक्टिंग है उसके अलावा जब बाहर दूसरी बातचीत है उसके अंदर अंग्रेज़ी में जो एक्सप्रेस करने की बात होती है वो हम में नहीं थी। उससे भी शायद व्यक्तित्व के अंदर वो पूरी तरह निखार नहीं जितना वो कर सकता है। खैर, तो मेरे को वो मैंने कहा मैं तो करूँगा और उन्होंने मुझे कर दिया। तो बस मैं डायरेक्शन में आ गया और फिर डायरेक्शन करते करते ही जब आप फाइनल आपका एक डिप्लोमा आपका एक डायरेक्ट करना पड़ता है, एक छोटा वन एक्ट या जो आप तय करें, उस दौरान आपको अपने एक्टर से भी बात करनी है और उस दौरान पूरी की पूरी तरह से शिफ्ट ये हो गया था मेरे को, मैं किसी इम्तहान में नहीं बैठा हूँ अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए। वो जो एक प्रेशर है अनजाना, उससे मैं निकल चुका था और मैंने एक्टर से बात करते करते या अपने मैं जो करना चाहता हूँ स्क्रिप्ट को लेकर एक्टर्स के साथ उनके थ्रू अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, अपनी कहानी को बताना चाहता हूँ, उसकी इमोशंस को, उसके पीछे की दुख सुख संतराप जो वो मैंने पाया बड़ा आसानी से मैं उनसे बात कर रहा हूँ और भाई ये है, ये चाहिए और आप देख लीजिए कैसे करना है। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी बताया, ऐसा भी हो सकता है या आप, तो शायद वहाँ से ही वो अपने आप में वो टूट गया। एक्टिंग को लेकर जो एक हवा था जो शायद कुछ हिस्सा ना भी हो रहा हो, क्योंकि भाई उन्होंने मुझे पहले साल के बाद भेजा था खुद ही, कुछ अच्छे रोल मिले थे बड़े बड़े जो मैंने किए भी थे। शायद वो वक्त की बात भी थी, सेकंड ईयर में कुछ इमोशनली डिस्टर्ब भी था मैं, छोटे छोटे प्यार बहुत होते रहते हैं इंसान को जी वो सब कुछ रहे होंगे और ऐसा कुछ हुआ और उसके बाद बस एज ए डायरेक्टर में आपने करीब 12-13 साल लगाए मुंबई की तरफ रुख करने में। तब तक आप मेरा ख्याल रेपर्टरी में भी काम करते रेपर्टरी में भी रहा, लेकिन बहुत कम। एक बार 6 महीने के लिए, एक बार 3 महीने के लिए, 2-3 बार रहा, शायद साल भर पूरा कभी नहीं रहा। 2 बार रहा हूँ मैं, जिसमें से एक भी बार साल भर नहीं रहा मैं। बहुत जल्दी मैं उखड़ जाता था, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज गई, थोड़ी व्यावहारिकता मुझ में हमेशा से कम थी, आज भी है। और जब आप मुंबई पहुंचे तो मेरा ख्याल है कि वो तो टेलीविजन का शुरुआती दौर था, जिसमें बहुत सारी नई चीजें, नए कंटेंट जनरेट हो रहे थे। तब तक वो कमर्शियल टेलीविजन आ चुका था। जी। तो वहीं से टेलीविजन से शुरुआत जो हुई उसमें बहुत तरह के फिर आपको जो रोल निभाने पड़े। ये सब कुछ आपको अच्छा लग रहा था कि जो कुछ काम आ रहा है और जो आपको? हाँ, एक्चुअली अच्छा बुरा से ज़्यादा मैंने ये पाया, जैसे मैं मुंबई गया मुझे काम आने लगा, अपने आप आने लगा। मैं कभी किसी के पास काम मांगने जा नहीं पाया, झिझकता भी था काम मांगने में, कभी हिम्मत नहीं पड़ी कभी, लेकिन काम मुझे मिलने लगा और लगातार मिलने लगा। टेलीविज़न इमीडिएटली बढ़ रहा था और पसंद शायद लोग कर रहे थे, तो इसीलिए वो एक के बाद एक लगातार आपको काम मिलता रहता है। तो इसमें सोचने ना सोचने वाली बात ही नहीं थी। पहली बार एक तरह का वो जो पॉपुलैरिटी है वो आपको उस तरह से मिल रही है, तो बस मैं वो काम आता गया, मैं करता चला गया और जैसे एक नदी बह रही है तो हम भी बह रहे हैं उसके साथ। और जो यहाँ से आपने डायरेक्शन में स्पेशलाइज किया था उसको फिर आप अपनी ज़िंदगी में बाद में कैसे इस्तेमाल कर पाए? उसका इस्तेमाल मैंने, जैसे आपने बताया ना, अभी 10-12 साल बाद गया हूँ मैं। 72 में मैंने पास किया और मैं 85 में मुंबई गया। मैंने कई साल यहीं दिल्ली को बेस बनाकर मैंने कई साल ये बेसिक शुरुआत मैंने एज ए डायरेक्टर ही की हिंदी थिएटर में, और इत्तेफाक से वो पहले दिन से ही या पहले नाटक से ही काफ़ी अच्छा रिस्पांस और एक नाम सा होने लगा था
हिंदी थिएटर में बड़ा नाम एज ए डायरेक्टर। बहुत आप देखेंगे कि चाहे वो टेलीविज़न हो या फिर बाद में सिनेमा हो, एक समय आता है जब आप अपने ही काम को करते करते एक सैचुरेशन आपके साथ कभी होता है कि अब ये काम मुझे बोर करने लगा, अब मुझे कुछ और काम करना है। कैसा आपका अनुभव है इस हाँ, मामले बहुत होता है मेरे साथ जी। बहुत होता है। बहुत जल्दी बोर होने लगता हूँ। अक्सर ये लगता है कि ये वो मंजिल तो नहीं कि जिसकी आरजू लेके चले थे हम। तो 10-12 साल के बाद मैंने ये पाया बम्बई के अंदर खूब टेलीविज़न करने के बाद कि यार ये बहुत हो गया। और दूसरा एक ये भी लगता था कि टेलीविज़न जब आप लगातार कर रहे हैं, काम तो खूब कर रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन आपको मेजर जिस तरह के रोल आपको मिल रहे हैं टेलीविज़न में, उस तरह की फिल्मों से ऑफ़र आपको नहीं आती हैं, या आती हैं तो आपने एक दो काम जो किस तरह के टेलीविज़न में बहुत पॉपुलर हो गए उस तरह के ही काम आ रहे हैं। वो भी लगता था कुछ एक्साइटिंग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही रोल आप कर दीजिए। तो कुछ मैंने खुद भी रजिस्ट किया था उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं, बट किया ज़रूर था। बट उसकी वजह से वो इंडस्ट्री ने मुझे बुलाना बंद कर दिया मेजर रोल्स के लिए। और टेलीविज़न में सब तरह के रोल करके मुझे लगा कि अब तो मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। तो एक बार तो मैंने पिछले 5-6 साल 7 साल के लिए उसको छोड़ ही दिया था। कुछ फिल्म में की उन दिनों में, मगर फिर भी देखा फिल्मों में भी आप को जो रोल मिल रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी टेलीविज़न इमेज से आपको ऊपर ले जाए। क्योंकि टेलीविज़न ने इतना काम मुझे दिया, इतना तरह तरह का काम दिया, और इतना मतलब क्वांटिटी में भी इतना दिया कि वो बहुत लगता था ठीक है ये क्या है। मगर एक वो हिस्सा आपका अंदर से डेफिनेटली उसको दूसरों के सामने मैं कभी कबूल करूं ना करूं, बट ये था कि मैं अंदर से वो कचोटता था मुझे कि ये बाकी लोगों को यार ये लोग। फिर ये भी लगता था यार तूने कभी वेट नहीं किया, जो आया वो करता चला गया, शायद ये भी रीज़न है। तो और दूसरा अपना अपना इंसान घूम फिर के भाग्य को दोष दे देता है कि वो भाग्य में नहीं है अच्छा है। तो ये सारे उबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ जिंदगी। और मुंबई में थिएटर का क्या अनुभव है? हाँ, मुंबई में थिएटर किया मैंने डेफिनेटली। वहाँ कई सारे नाटक मैंने डायरेक्ट किए, कई नाटकों में एक्ट भी किया। आजकल भी मेरा एक नाटक चल रहा है जिसमें मेरा मेन रोल है, कन्यादान नाटक है तेंदुलकर जी का। बहुत कमाल का, बड़ा इंटेंस ड्रामा है, बड़ा रेलिवेंट है। यहाँ पर अगर आप याद करें हमारे लिए अपने किए हुए नाटकों में जो अभिनय आपने किए जी, उनमें से कोई एक डायलॉग या कोई ऐसी सिचुएशन हमारे लिए अगर आपको याद आए तो। मेरी प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं आता। याद करो तो शायद कोशिश करके हो सकता है, बट वो थोड़ा मामला, वो जो टिपिकल कई एक्टर्स होते हैं वो याद रखते हैं। कहीं भी मैं उसको स्टेज पे भी कभी बुलाया जाता है किसी को, मैं उनमें से नहीं हूँ। ये जो आज आप श्रुति में सुनाएंगे उसमें से कोई अगर चीज अगर हाँ, मैं जरूर वो पढ़ के सुना सकता हूँ। मैं किताब ले लूँ? हाँ जरूर, आप बैठिए, आपका थैला वहाँ हाँ, पे मेरा दीजिए। थैला मंगवा दे। ये जो मैं आज करने जा रहा हूँ वो महाभारत से लिए हुए बहुत बड़े मेजर मुख्य पात्र कर्ण के जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। जी। उसका एक हिस्सा। अपने ही खून में रंगे हाथ लिए खड़ा है कर्ण, महर्षि परशुराम के आश्रम में। उसे परवाह नहीं है जंघा से बह रहे खून की। उसकी चिंता है कि क्या समाज में जातियां जन्म से ही तय होती हैं। कर्ण नहीं जानता अपनी अभागी मां का नाम, जिसने उसे जन्म दिया और गंगा में बहा दिया। मां तो जानती होंगी पिता का नाम और जाति। उसे भी अगर लिख कर रख देती उस पिटारी में, राधा ये तो कह पाती कि मुझे अमुक जाति का पुत्र मिला है। अफसोस तो यह है कि अधिरथ ने भी कभी नहीं कहा तुम मेरे पुत्र हो कर्ण। अगर ऐसा भी हो जाता तो कर्ण स्वीकार कर लेता इस तथ्य को
विडंबना यही रही कि कर्ण एक प्रश्न चिन्ह लेकर पैदा हुआ और उस सलीब को किसी ने कभी दान में भी नहीं मांगा। कर्ण की स्मृति में कौंधता है हस्तिनापुर के दक्षिण में बना आचार्य द्रोण का आश्रम। अधिरथ के साथ वो गया था उनसे धनुर्विद्या सीखने के लिए। कितने ही राजकुमार कर रहे थे शरसंधान, दर्प से चूर, मानो तीर की नोक पर टिका लेंगे पूरी पृथ्वी। उसे देखकर द्रोणाचार्य मुस्कुराए थे, कहने लगे, इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा लोगे बालक? अभी तक अर्जुन भी नहीं संभाल पाया है इसे। चमके कर्ण के कानों के कुंडल और पेड़ों पर नाचने लगी सूर्य की किरणें, और पलक झपकते ही उसने बींध दिया उस चील को जो आचार्य के भोजन को झूठा करना चाहती थी। हैरान थे आचार्य द्रोण, कहने लगे, ये किस राजा के पुत्र को लेकर आए हो अधिरथ? बहुत तेजस्वी है ये बालक। अधिरथ चुपचाप खड़े रहे। क्या कहते हैं? अगर कहते ये मेरा पुत्र है तो क्या आचार्य उसे शिष्यत्व देते? आचार्य ने अर्जुन की ओर देखा। तुम्हें सीखनी होगी यही धनुर्विद्या। पता नहीं कुछ लोग कैसे मां के पेट से सीख कर आ जाते हैं इतना कुछ। कर्ण तो जानता भी नहीं था अपनी मां को। उसने सर रख दिया आचार्य के चरणों में, पर आचार्य जड़वत रहे। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ क्षत्रिय राजपुत्रों को ही सिखाता हूं धनुर्विद्या। कर्ण, मैं तुम्हें नहीं दे सकता शिक्षा। मैं राजधर्म से बंधा हूं और अर्जुन ही मेरा ध्येय है। अधिरथ, तुम ले जाओ इसे। कर्ण ने क्षमा कर दिया आचार्य द्रोण को। उसने सोचा, सत्ता की छाया में पल रहा कोई आचार्य कैसे उत्तरदायी हो सकता है प्रजा के हित के लिए। पर उसकी आंखों में चिपका रह गया अर्जुन का चेहरा, जिसके लिए उसकी जाति, हैसियत और विधान ने आरक्षित किया हुआ था आचार्य द्रोण का आश्रम। तो क्या बात है, इस तरह का। इसमें एक लाइन को दोबारा पढ़िएगा। पिछले शुरुआती पैराग्राफ में ही कर्ण जानता था अभागी जो नहीं जानता था अपनी अभागी मां। हाँ, ये इसमें अभागी थोड़ा फंबल हुआ था उसमें। अच्छा, हाँ। कर्ण नहीं जानता अपनी उस अभागी मां का नाम, जिसने उसे जन्म दिया और गंगा में बहा दिया। ठीक है। मां तो जानती होगी पिता का नाम और जाति। उसे भी लिखकर अगर देती, राधा ये तो कह पाती कि मुझे अमुक जाति का पुत्र मिला है। क्या बात है। ये किसकी रचना है? ये है राजेश्वर वशिष्ठ। सुनो वाल्मीकि। उसका नाम है सुनो वाल्मीकि। इन्होंने बहुत, जो हमारी माइथोलॉजी है, जैसे रामायण है या महाभारत है, इनके पात्रों को लेकर, इनकी सिचुएशंस को लेकर काफ़ी लिखा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और किस तरह से आपने इसमें गौर किया होगा कि लगातार वो आज के हालात से उसको किस तरह से जोड़कर बार बार उसका पैरेलल ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और आखिर में हम आपसे पूछेंगे राजन जी कि ये जो संविधान जो सीरीज थी राज्यसभा टीवी की, जी जी, इसमें जो आपका रोल है, मेरा ख्याल है मौलाना आज़ाद जी, नहीं, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो क्या उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे कि कैसे आपको, क्योंकि आप तो श्याम जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम भी कर चुके हैं। जी जी जी। तो इस रोल के लिए क्या आपको तैयारी वगैरह करनी पड़ी? एक तो मैं पहले बताऊं, मैं कोई तैयारी वैयारी मुझे नहीं आती एज एन एक्टर करना। हाँ, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आ जाती है, मैं उसको अपनी तई
जितना समय मुझे मिला है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। श्याम जी के साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य मैं अपना मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि बाकी जितने भी काम किए हैं दूसरे सब लोगों के साथ, और श्याम जी में पता नहीं क्या बात है कि वो ऑलमोस्ट बिना डायरेक्ट किए आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। कास्टिंग करते हुए क्या उनकी प्रोसेस होती है वो जानेंगे मुझे। लेकिन जब वो पहले भी मुझे याद करूं, जब बहुत पहले उनके साथ काम किया मैंने, भारत एक खोज में, यात्रा में, और एक फिल्म की थी मैंने वेल डन अब्बा, कि वो इतना आपसे थोड़ी सी देर बात करेंगे, आप पढ़ लीजिए स्क्रिप्ट को, कुछ आपको बताएंगे, मेरे हिसाब से ये आप देखिए आप क्या करते हैं, बस छोड़ देंगे, और फिर अगर कुछ आप कीजिए, और फिर अगर उनको कुछ बताना है तो आपको बताएंगे। ये ऐसी एक कमाल की उनकी प्रोसेस है कि एक तो आप बड़ा खुला महसूस करते हैं कि वो तो अपने आप बता देंगे आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप खुलकर अपने हिसाब से अपना बेस्ट कीजिए। और चूंकि आपको मालूम है कि श्याम बेनेगल हैं और उनकी नज़र बड़ी तेज़ है और वो कुछ बहुत कान से भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो आप शायद अपना खुद ही बहुत ध्यान से पूरा काम करते हैं। और सबसे कम, मेरी अपने अनुभव में, कम से कम समय में जितना अच्छा काम वो करवा ले जाते हैं अपने एक्टर से, मेरे ख्याल है एक भी कोई, शायद होंगे डिटेल में हम कंपेयर करेंगे तो, वरना मुझे ये लगता है कि हर एक्टर का, मेरा खुद का भी, बेस्ट काम उनकी फिल्मों में है और जिसमें सबसे कम समय उन लोगों ने लगाया। तो उन्होंने मुझे ये वाला रोल दिया, बड़ा मजा आया कि साहब इतना बड़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत। बाकी तो जो कुछ है वो श्याम जी का है, जो भी सबने, मैंने भी किया है या किसी ने किया है। अच्छा, ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फिर पढ़ाने वगैरह का भी आपने बाद में कभी क्लासेस? मैंने किया 2-1 दफ़ा, अब तो 8-10 साल से नहीं आया। मैं कई बार यहाँ नाटक डायरेक्ट करने आया हूँ, वो भी अभी 10-1 साल से नहीं आया। क्लासेस लेने भी आया हूँ। नाटक डायरेक्ट करने में मुझे बड़ा मज़ा आता भी था, और वो पूरा ऑलमोस्ट 1 महीने की एक प्रोसेस होती है, और एक्टर्स के साथ स्पेशली, क्योंकि शायद मैं खुद भी जिस समय मैं एज ए प्रोफेशनली एक्टर नहीं काम कर रहा था, तब भी मेरा मेन फोकस जो है ना वो टेक्स्ट और एक्टर ही रहता है, तो बहुत मुझे मज़ा आता है, बहुत इन्वॉल्व होकर के। और जब यहाँ पर मैंने नाटक डायरेक्ट किए हैं, मतलब वो अपने आप में मेरी ज़बरदस्त यादगार के मौके हैं, ऐसे दौर हैं वो, जिनमें आई थॉट के वन इज़ एट हिज बेस्ट क्रिएटिव टाइम्स। अच्छा, कभी आप अपने इस एक्सपर्टीज़ को लेकर, अनुभव को लेकर वापस पानीपत में कुछ इसको शुरू किया जाए, या कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसी शुरुआत की जाए, कभी आपने कोशिश की? एक बार ऐसा हुआ था, ये बहुत पुरानी बात है। उस समय मैंने एक्चुअली NSD पास कर चुका था, 2-3 साल 72 में पास किया, 72 से 76 तक मैंने एज ए डायरेक्टर पूरे हिंदुस्तान में घूम कर, लोग बुलाते थे, काम किया, बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा भी आता था। बट 77 में मैंने वो छोड़ दिया। मैंने शादी कर ली थी, अपनी मर्ज़ी से ही विवाह किया था, परिवार वगैरह शामिल नहीं थे। तो मगर मैंने ये पाया, क्योंकि ज़्यादातर ज़िंदगी को मैंने बहुत सोच समझ के नहीं जिया, और ऐसा कुछ पढ़ाई भी नहीं जाती कि आप कुछ को ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप पैदा हो गए, आप जीना शुरू कर। तो मैंने ये पाया कि बहुत सक्सेसफुल नाटक में डायरेक्टर होने के बाद भी मैं, मतलब जब मैंने शादी कर ली और हमारी पत्नी प्रेग्नेंट भी हो गई, तो मुझे लगा वो काम कभी तो है, कभी नहीं है, और काम अब कैसे आगे मिले आपको वो आता ही नहीं है, जब कभी बुला लेते हैं चले गए। और मेरी बेटी हो गई थी, मुझे लगा ये तो बड़ा गड़बड़ है, पैसे नहीं है, और मतलब वैसे तो ज़माना बहुत सस्ता था, फिर भी उस समय के हिसाब से बहुत महंगा रहा होगा। 40-50 रुपए का लैक्टोजन का डिब्बा आता था दूध का, उसके पैसे नहीं है। तो कुछ अपने आप से ही एक वो हुई कि आप अपने पाँव पे, और जबकि मैं बड़ा उस तरह से बड़ा खुददार सा किस्म का आदमी था कि मैंने रेपर्टरी वगैरह जब भी छोड़ी है, या रेपर्टरी इनिशियली ज्वाइन ही नहीं की थी 2 साल, तो वो सिर्फ ये कहकर कि नहीं, मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं तो बिजनेस फैमिली से हूँ, इसको अपना प्रोफेशन बनाऊँगा। और इससे लोग हंसे भी थे, हमारे टीचर्स,
कि भाई हम सब ने ये कोशिशें की हैं, ये संभव नहीं है कि थिएटर को आप उस तरह से कर लें। मैंने कहा ठीक है, वो आपके सत्य हैं, मेरे अपने सत्य मुझे ढूंढने होंगे, मैं कोशिश करूँगा। वो सब करके मैं निकला था। फिर मैंने पाया नहीं, मुझे वो अपने आप हो रहा है तो ठीक है, मगर आपको क्रिएट करना नहीं आ रहा, काम अपने लिए ढूंढना नहीं आ रहा था, ना उस तरह से संबंध बना के रखने आ रहे थे, ना पीआरओशिप थी। एक होता है मार्केटिंग थोड़ी बहुत तो हर तरह की हर दौर में रही है। तो मैंने खुद ये डिसीजन लिया अपनी पत्नी के साथ कि भाई ये छोड़ देंगे, इसको हम शौकिया करेंगे, पानीपत जाके देखेंगे, कोशिश करेंगे और हम वहीं चलते हैं और अच्छा खासा बिजनेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई साहब मैंने 76 के एंड में या 77 में आई थिंक मैंने छोड़ दिया, 4 साल के लिए काम ही नहीं किया। मैं पानीपत बिजनेस संभालने लगा। वुलन इंडस्ट्री वगैरह मेरी बैकग्राउंड थी जी। तब मैंने वहाँ एक कोशिश की थी, थोड़ा सा नाटक वगैरह करने की, रिहर्सल्स करने की, कुछ लोग मिले भी थे, उनके साथ शुरुआत भी हुई। लेकिन होता क्या है कि आपको काम करने के लिए, क्योंकि आपके वहाँ के लोकल स्कूल्स और कॉलेज में भी उस समय ये माहौल नहीं था, माहौल ही नहीं था, तो काम करने के लिए महिलाएं नहीं मिलती थी नाटक में काम करने के लिए। मैंने अपनी ही एक भांजी को साथ लेकर शुरुआत की, मगर उसमें भी तरह तरह की थोड़ी वो घर की तरफ से सुनने को कुछ बातें आने लगी, भाई क्या आप अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली, अब आप घर के बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद। मतलब इनडायरेक्टली इस तरह से नहीं, बट थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन मैंने महसूस किया। और दूसरा, मैं बहुत कभी भी वहाँ 4 साल रहने के बाद भी बहुत उससे आत्मसात नहीं कर पाया था उस लाइफ से। मुझे लगा मैं एक ऐसे माहौल में रहने लगा हूँ जहाँ मेरे पास कोई ड्रीम नहीं है, मुझे ये करना है। मुझे लगता है बिजनेस में या ऐसे किसी काम में जिसका ध्येय पैसा कमाना होता है, उसमें जब तक आपका ड्रीम पैसा कमाना ही ना हो सिर्फ और सिर्फ, तब तक वो आपको किक नहीं देगा कभी भी। मेरे लिए वो किक थी ही नहीं। तो मैं तो बस तलाश रहा था रास्ते, कैसे मैं इसको छोड़ूं, कि एक दिन ऐसे एनएसडी से ही फ़ोन आया, कारन जी का, उस समय डायरेक्टर थे, क्या आप प्ले डायरेक्ट करना चाहेंगे? अरे मैंने कहा अंधिया का चाहे क्या चाहे दो आंखें। उन्होंने मुझे कि अच्छा हमारे आपका बैच है ये जो हमारा 3rd ईयर का, ये कुछ 25 लोगों का या कितने का है, उसको 3 भागों में हमने बांटा है, किसी एक ग्रुप के साथ आप कर लीजिए, आ जाइए, कब से आ सकते हैं? मैंने कहा जब आप चाहेंगे आ जाऊँगा। नाटक कौन सा करना होगा? मेरे को जब तक मुझे नाटक खुद ही इंस्पायर ना करे, मैं बहुत उत्साहित नहीं होता करने के लिए। उन्होंने ऑफर दिया, 2-3 नाटक ही हमने चुने हैं इस क्लास के लिए, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के। उनमें से एक नाटक खामोश, मैंने कहा खामोश मैं करूँगा। तेंदुलकर जी का नाटक है खामोश अदालत जा रही है, वो मैंने फिर वापस 4 साल के बाद मेरा गैप था, यहाँ आया एनएसडी के उसमें ही रहा मैं, गेस्ट हाउस में, और मैंने प्ले डायरेक्ट किया। मेरी बीवी भी साथ आ गई, छोटे छोटे बच्चे थे, कभी कभी वो भी आ जाते थे। पानीपत ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरह से आपने पानीपत में की जाने वाली थोड़ी सी कोशिश को फिर विराम दिया और वापस फिर अपनी पटरी पर ज़िंदगी आ गई। बहुत से लोग जो ये शिकायत करते हैं कि लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सरकार के इतने सारा पैसा उसके ऊपर लगाया जाता है और सब सीखने के बाद फिर वो मुंबई चले जाते हैं, वो अपनी ज़मीनों पर नहीं जाते, वहाँ थिएटर की कोशिश नहीं करते। मैंने तो बहुत बार ऐसी कहानियों में यही सुना है कि बहुत से लोगों ने वापस जाकर अपनी ज़मीनों पर कोशिश की है, लेकिन आखिरकार वो अपेक्षित सफलता उन्हें नहीं मिली। ऐसा ही अनुभव आपका भी मैं जी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बड़ा पैशनेटली मैं कहूँ कि वहाँ बड़ी, जैसे कुछ लोग बड़े आइडियलिस्टिक होते हैं ना, मुझे बाहर जाके अपनी ज़मीन में काम करना है। मेरे ऐसे कुछ नहीं थे, नहीं था, आदर्श नहीं था इस तरह का, कुछ जिद नहीं थी ऐसी कोई ना। तो फिर हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँच गए हैं। जी राजेंद्र जी, अभी ये वक्त है कि ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा, इस वक्त आप कह सकते हैं। क्या? अगर कोई ऐसी बात जो आपके मन में हो, जो आप कहना चाहते हो, हम लोग बातचीत वाइंड अप करेंगे, तो आप अभी कह सकते हैं। कोई ऐसा सवाल जो मैंने आपसे नहीं पूछा, उसका आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैंने इससे नहीं सोचा, जी, सोच भी नहीं पाता हूँ। जो आप पूछें, जो आपके सवाल हो, या मुझे नहीं मालूम। तो बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आप हमारे शो में आए और हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ आकर अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपके प्रोग्राम्स को जब भी मैंने देखा है तो बहुत, मतलब वो अपने आप ही जो थोड़ा सा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ रहा है किसी प्रोग्राम को देखकर, और ख़ासकर क्योंकि हमारे विधा से जुड़े हुए बहुत सारे कलाकार
आपके इंटरव्यूज़ में हमने देखे हैं, तो वो एक तरह से हमारे लिए एक सीरियसली मतलब उसको देखने की इच्छा होती है, जानने की और सुनने की, कौन क्या कह रहा है। तो आपके कार्यक्रम का तो अपना एक वज़न है, अपनी जगह है, जिसके प्रति बड़े हम लोग दर्शक जो भी चाहते हैं उसको बड़े गंभीर रूप से उसको लेते हैं। तो इसलिए आपके प्रोग्राम में बुलाया जाना ही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बहुत बात है। शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मशहूर अभिनेता राजेंद्र गुप्ता प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज के एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं contact@guftguwithirfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक आई हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फिलहाल आपके लिए।